आज के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई और बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ना कर सकी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नए फिजिक्स की जरूरत पेश आई, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और क्लासिकल फिजिक्स इसको क्यों एक्सप्लेन ना कर सकी, और फिर आइंस्टाइन ने फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। तो इन तीन चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये क्या है? जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इस इफेक्ट में लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालती है, इसलिए इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये इंफ्रारेड भी हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है और अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है। ऐसे मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम एनर्जी खर्च होती है, तो ऐसे मेटल से हम इंफ्रारेड रेडिएशन से या लाइट से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन भी उस मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है। लेकिन जिसमें ज़्यादा लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो जिस मेटल में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन से नहीं कर सकते। उसके लिए हम हाई एनर्जेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं जो कि विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तो लेकिन ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब ज़्यादा मेटल्स के ऊपर हम डालते हैं तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल्स के सरफेस से बाहर निकल आते हैं। ये लाइट है, ये इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि इसको लाइट बाहर निकालती है तो इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब रेड लाइट आपके पास मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो ये कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं करता। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। और अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की रेड लाइट डालते हैं तो तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए रेड लाइट डालें तो तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। अब क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं करवाती कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, हालांकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इन इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए। ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट अगर लाइट को हम मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं तो फौरन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आता है। चाहे ये अल्ट्रावायलेट जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम ही क्यों ना हो, तो तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, फौरन बाहर निकलता है। अब क्लासिकल फिजिक्स ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सके कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर कम इंटेंसिटी का अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी कैसे निकल जाता है। यानी इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स लाइट वेव है और वेव से ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। जब इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये इस मेटल सरफेस से बाहर निकल सके तो उसके बाद ये निकलेगा। यानी ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फौरन बाहर निकल आता है। तो इसको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। यानी क्लासिकल फिजिक्स इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने में कम्प्लीटली नाकाम हो गई थी। यानी कैसे? जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर रेड लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं तो ये रेड लाइट अगर इसकी इंटेंसिटी कम भी है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी ये लाइट वेव है और इसको मेटल सरफेस के ऊपर हम डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस वेव से एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। जब इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर इमिट भी होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इमिट होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखा कि रेड लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं निकाल सकती थी और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो फौरन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालती है। तो ये रेड लाइट इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकालती? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जो है वो रेड लाइट को इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहिए था, और लेकिन थोड़ी टाइम के बाद। और इस तरह जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसको फौरन इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालना चाहिए था, थोड़े टाइम जो है वो लगना चाहिए था।
लेकिन क्लासिकल फिजिक्स की ये जो प्रिडिक्शंस थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मैच नहीं कर रही थी। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये लाइट है, ये इस मेटल के ऊपर पड़ती है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो इनविजिबल है, यानी हमें नज़र नहीं आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, यानी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। तो उसके लिए फिर हम ये अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे हम एक नोड लगाते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये नोड इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है और यहाँ पे सर्किट में करंट बनता है जो एमीटर इसको डिटेक्ट और मेजर करता है। तो यहाँ से अगर ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है तो इधर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के ऊपर पहुंचेंगे और यहाँ पे करंट होगा। तो यहाँ पे अगर करंट आ रहा है इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पे इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, तो कोई करंट नहीं बना है, इसलिए आपको जीरो करंट दे रहा है। तो अगर यहाँ पे करंट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। अगर करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इस तरह ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनकी मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जीज होती है, किसी की ज़ीरो होती है, किसी की मैक्सिमम होती है। तो ये मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जीज क्यों होती है इसको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। इस मेटल को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ और ये मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी चाहिए। तो अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालते हैं तो 5 इसको निकालने में यूज़ होगी और बाकी 5 इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। थोड़ा अगर अंदर इलेक्ट्रॉन है या टाइटली बाउंड है तो उसको यहाँ से सरफेस पे आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बीच में ये एटम्स के साथ कोलिजन करेगा तो अपनी एनर्जी जो है ये लॉस करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस में आने के लिए ये फॉर एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। बाकी 5 इसको बाहर निकालने में यूज़ होगी, तो टोटल इसको निकालने में जो यूज़ हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह अगर कोई और ज़्यादा अंदर है तो जब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो कुछ एनर्जी इसको सरफेस पे लेके आएगा और बीच में कोलिजन से कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लॉस हुई है तो 5 सरफेस से निकालने में यूज़ होगी, तो टोटल 7 निकालने में यूज़ हुई है। तो इसका मतलब कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रह गई है। अगर थोड़ा सा और अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी उसको वो ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है, तो उसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी को निकालने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो फिर उसके पास एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी को निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो ये लाइट जो है उसको जस्ट इस मेटल सरफेस से निकाल लेगा और इसके बाद उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो मिनिमम एनर्जी है वो 0 है और मैक्सिमम 5 है। तो यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एनर्जी 0 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होगी। तो इसी तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इनकी मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जीज होती है, यानी मुख्तलिफ स्पीड्स होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को हम चेंज करेंगे और लाइट की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे, यानी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज और मुख्तलिफ इंटेंसिटीज के ऊपर हम यहाँ पे इस इमीटर और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस करंट के दरमियान हम ग्राफ प्लाट करेंगे। यानी यहाँ पे मुख्तलिफ इंटेंसिटी की लाइट लेंगे और मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी की लाइट लेंगे और फिर यहाँ पे इस कलेक्टर और मीटर के दरमियान, इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वोल्टेज को वेरी करेंगे और इस करंट को देखेंगे कि ये करंट जो है वो कितना आ रहा है, इनको मेजर करेंगे। तो इस वोल्टेज, इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वोल्टेज और करंट के दरमियान हम ग्राफ प्लाट करेंगे। तो सबसे पहले यानी इस तरह के ग्राफ प्लाट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। तो 0 वोल्ट के ऊपर भी यहाँ पे करंट शो हो रहा है। अब 0 वोल्ट के ऊपर कैसे करंट आता है, तो वो इस तरह आता है कि यहाँ पे ये जब लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरा ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये मेटल तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो इस सारे मेटल के ऊपर सेम प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे भी उतना प्लस चार्ज होगा। तो ये प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस तरह यहाँ पे करंट बनेगा। तो 0 वोल्ट के ऊपर भी आपके पास करंट होता है। देखो 0 वोल्ट के ऊपर भी आपके पास करंट है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे हम ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं
कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से, ये वोल्टेज है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन एक टाइम के बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाता है, मजीद इंक्रीज नहीं होता, यानी ये करंट सेचुरेट हो जाता है, इसलिए इसको हम सेचुरेटेड करंट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे अगर आप +1 अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ पे 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और आपके पास करंट होगा। अगर यहाँ पे हम +2 को अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहाँ पे 1 सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो करंट आपके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट आपके पास चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो यूनिट टाइम में ज़्यादा चार्ज आ रहा है तो करंट भी ज़्यादा होगा। अब अगर यहाँ पे और +3 करते हैं तो ये +3 वोल्ट जो है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहाँ पे 1 सेकंड में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, करंट ज़्यादा हो जाएगा। और तो इसका मतलब कि शुरू में ये करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे हम +4 अप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये और इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा लिया कि हम यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे तो 1 सेकंड में उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचेंगे, तो 1 सेकंड में उतनी इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो करंट आपके पास सेम होगा, मजीद इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम +5 करते हैं तो फिर यहाँ पे ये और इलेक्ट्रॉन को तो ज़रा खींचेगा, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको तो खींच लिया, तो यहाँ पे 1 सेकंड में उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो करंट आपके पास सेम होगा। +6 करेंगे तो तब भी इलेक्ट्रॉन को ज़रा खींचेगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले भी पहुँचे हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट जो है मज़ीद इंक्रीज नहीं होगा। तो एक वोल्टेज के बाद यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँच जाते हैं। इसके मज़ीद आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो और इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते कि वो वहाँ पे पहुँच जाए, तो करंट मज़ीद इंक्रीज नहीं होता। अब उसके बाद जो है हम ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर ये करंट डिक्रीज होता है और यहाँ पे डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे अगर मैं -1 अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे -1 इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे और आपके पास करंट कम हो जाएगा। -2 करेंगे तो फिर क्या होगा, ये और इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रिपेल करेगा, यहाँ पे 1 सेकंड में और कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, करंट आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। -3 करेंगे तो ये और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेगा, जो यहाँ पे +3 वाले होंगे या +3 से जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। सिर्फ +3 से जो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर पहुँचेंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, करंट आपके पास कम होगा। तो नेगेटिव वोल्टेज को अगर मैं -4 करता हूँ तो मैं +4 वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, उससे कम वाले तो स्टॉप होंगे ही। सिर्फ +4 से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं यानी +5 वाले वो सिर्फ यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे आपके पास कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे 1 सेकंड में, तो करंट और डिक्रीज हो जाएगा। -5 करते हैं तो -5 के ऊपर ये जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा +5 वाला वो भी स्टॉप हो जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा, तो आपके पास करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो +5 के ऊपर ये जो -5 के ऊपर ये +5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जो +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे +5 वाला है तो इसका कि सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँचेगा नहीं, तो करंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। और इस नेगेटिव वोल्टेज को जिसके ऊपर करंट स्टॉप हो जाता है यानी ज़ीरो हो जाता है, तो इस नेगेटिव वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, अगर हम -6 करते हैं तो तब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे स्टॉप होंगे, यहाँ पे करंट ज़ीरो होगा, लेकिन -6 को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं कहेंगे। अगर -7 भी करते हैं तो उसके ऊपर भी करंट ज़ीरो होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ में नहीं पहुँचाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन -6 को -7 -8 इन सब के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहा है और करंट जीरो है, लेकिन इनको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को कहेंगे जिसके ऊपर ये करंट जीरो हो जाता है, यानी ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब ये आपके पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इसके बाद हम इस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये यहाँ पे हमने लाइट की फ्रिक्वेंसी हमने सेम रखी हुई है और यहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट की फ्रिक्वेंसी का मतलब, कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमने सेम कलर की लाइट ली हुई है, यानी ब्लू कलर की लाइट ली हुई है। कलर ऑफ लाइट जो है हम चेंज नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी हम चेंज नहीं करते, लेकिन हम इंटेंसिटी को चेंज करें। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम बल्ब का वाट चेंज करें, बल्ब का वाट चेंज करेंगे तो वो लाइट ज़रा ब्राइट होगी और ज़रा ब्राइट होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़रा होगी।
और लाइट की फ्रिक्वेंसी हम कैसे चेंज करते हैं? जब लाइट के हम कलर चेंज करते हैं, यानी ब्लू की जगह रेड लेते हैं या ग्रीन लेते हैं या येलो लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो आप बल्ब का वाट चेंज करते हैं तो इसका मतलब कि बल्ब की इंटेंसिटी चेंज करते हैं, बल्ब का कलर चेंज करते हैं, लाइट की कलर चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइट की हम फ्रिक्वेंसी चेंज। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी हुई है, तो इसको मतलब कि कलर हम लाइट की चेंज नहीं करेंगे। इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो इसका नहीं कि हम बल्ब का वाट चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 40 वाट का बल्ब था, तो ये मैं अब 60 वाट का बल्ब लेता हूँ, तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उसमें हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पे हम अगर 60-40 की जगह अगर 60 वाट का बल्ब लगा दे तो इसका कि लाइट की इंटेंसिटी हमने इंक्रीज कर दी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे करंट भी ज़्यादा आ रहा है। तो करंट लाइट की इंटेंसिटी हम ज़्यादा करते हैं तो करंट भी आपके पास ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम आ रहा है, वो सेम आ रहा था। यानी इस केस में भी जब हमने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तो इस केस में भी हम जब यहाँ पे नेगेटिव -5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे स्टॉप हो गए थे, यानी करंट हमारे पास जीरो आ गया था। यानी हम यहाँ पे हम -5 अप्लाई करते हैं तो करंट हमारे पास जीरो था, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम था। उसके बाद हम अगर करंट की इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी अगर हम मज़ीद इंक्रीज कर दें, अगर हम 60 की बजाय 100 वाट का बल्ब लगा दें तो लाइट की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट भी इंक्रीज हुआ है, इमीटर से हम देखेंगे। तो इसका है कि लाइट की इंटेंसिटी हम और इंक्रीज करते हैं तो देखो ये करंट और भी ज़्यादा हो गया, तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते करंट इंक्रीज हो गया, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सेम आ रहा था। यानी यहाँ पे अगर हमने फिर -5 अप्लाई किया तो यहाँ पे करंट जीरो हो गया था, तो इसका नहीं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आपके पास -5 आ रहा था। तो इसका नहीं कि लाइट की इंटेंसिटी हम चेंज करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये देखा कि करंट तो चेंज हो रहा है, ये सैचुरेटेड करंट तो चेंज हो रहा है अगर हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। इसका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन करंट जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। तो अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताता है, चलो इसको हम देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले क्या है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एट विच करंट स्टॉप्स, यानी करंट जीरो हो जाता है, और ये मोस्ट एनर्जेटिक इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टॉप कर देता है। अब वोल्टेज को या पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं या इस तरह मेजर करते हैं, डब्ल्यू वर्क पर यूनिट चार्ज, या वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज के ऊपर कितना वर्क होता है, क्यू इंटू वी, यानी वी पोटेंशियल चार्ज के ऊपर क्यू इंटू वी वर्क करता है। अब यहाँ पे चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई है, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कितना वर्क करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास वी नॉट है। तो इसका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क इतना वर्क करता है इनको स्टॉप करने के लिए। देखो यहाँ पे हम जब ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये इन इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है, यानी इनको रिपेल करता है, यानी इनके ऊपर फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उनके ऊपर वर्क करता है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए कितना वर्क करता है वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास तो काइनेटिक एनर्जी थी, जब इलेक्ट्रॉन को हमने स्टॉप कर दिया और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने वर्क करके उसको स्टॉप कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमने जितना वर्क किया होगा उसके बराबर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और एनर्जी तो कंजर्व है, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमने इतना वर्क किया और ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, स्टोर हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। क्योंकि देखो हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो उनको हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, जब ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाता है तो वो रुक जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी किस में चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी दी होती है जब टॉप के ऊपर पहुंचता है तो उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स के पास मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब उसको हम स्टॉप करते हैं तो उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है। तो ये आपके पास क्या है, इस वर्क के बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसी वर्क के बराबर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है, इसको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले के ऊपर इतना वर्क होता है और इसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। और काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इंटू ई इंटू वी नॉट,
यहाँ से आप ये मैक्सिमम स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी देता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कि ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन में जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी जो है वो चेंज करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सेम आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम का मतलब ये है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आ रहा है। इस कारण की लाइट की इंटेंसिटी हम चेंज करते हैं तो फिर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती। अब हम ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं इसके ऊपर, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब कि इंटेंसिटी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा हमने सैचुरेटेड करंट को डिस्कस किया। तो सैचुरेटेड करंट क्या है कि जब कलेक्टर के ऊपर सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पहुंचते हैं तो करंट आपके पास मैक्सिमम होता है। इस मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट को हम सैचुरेटेड करंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने लाइट की इंटेंसिटी को सेम रखा, हमने लाइट की फ्रिक्वेंसी को चेंज किया और वी और करंट के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो करंट बनाता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखो लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लाइट का कलर हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की हमने लाइट ली हुई है, तो इन सब की इंटेंसिटी सेम है लेकिन कलर डिफरेंट है, तो इनका लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। जो ब्लू है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रीन की ज़्यादा है और सबसे कम जो है वो रेड लाइट की है इस केस में। अब हम देखते हैं कि जब हम रेड लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं तो उसे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है, इमिट होते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोटेंशियल के ऊपर स्टॉप हो जाता है, इस पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम पहले रेड लाइट डालते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये -3 के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इसका कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है -3 है। फिर हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट डालते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो -4 था। जब हमने ब्लू लाइट डाल दिया तो यहाँ पे हम देखा कि -3 हमने अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं हो गए, यानी करंट 0 आ रहा था। फिर हमने -4 अप्लाई किया तब भी करंट आ रहा था। जब हमने -5 अप्लाई किया तो यहाँ पे करंट 0 हो गया था। इसका मतलब ये है कि ब्लू लाइट की केस में यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 5 है। यानी ब्लू लाइट डालते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, -1 करंट आ रहा है, -2 अप्लाई करते हैं करंट आ रहा है, -3 के ऊपर करंट आ रहा है, -4 के ऊपर भी करंट आ रहा है, -5 के ऊपर ये करंट 0 हो गया था। इसका नहीं कि -5 के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए थे, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 5 आया। जब हमने लाइट का कलर जो है वो चेंज किया और हमने ग्रीन लाइट ले ली तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब यहाँ पे -1 अप्लाई करते हैं करंट आ रहा था, -2 के ऊपर भी करंट आ रहा था, -3 के ऊपर भी, -4 जब हमने अप्लाई किया तो करंट 0 हो गया था। इसका कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो -4 है, यानी -4 के ऊपर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो गया था। फिर हमने देखा कि जब यहाँ पे रेड लाइट यूज़ करते हैं तो जब हम 1 अप्लाई करते हैं करंट आ रहा है, -2 अप्लाई करते हैं करंट आ रहा है, जब हमने -3 अप्लाई किया तो करंट 0 हो गया था। तो इसका कि रेड लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो -3 है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक किसके साथ है? काइनेटिक एनर्जी के साथ है। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी। तो किस केस में? इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम ब्लू लाइट डालते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और रेड लाइट जब हम डालते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है उनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी कम होती है उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास। अच्छा, यहाँ पे हमने लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ है। इसका मतलब कि ये ब्लू हमने लाइट की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट ली हुई है। इसका मतलब कि ब्लू, ग्रीन और रेड ये हमने डिफरेंट कलर्स की लाइट ली हुई है, लेकिन सारे 100 वाट के लिए हुए हैं। तो इसका मतलब कि सबकी इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, सबकी ब्राइटनेस सेम होगी, लेकिन मुख्तलिफ कलर्स की लाइट है तो इसका मतलब कि हमने मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी की लाइट ली हुई है।
अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या रिजल्ट हमारे पास आए। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में हम ये देखा कि अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो वो एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है और उस फ्रिक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट उस मेटल के ऊपर डालते हैं तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलते। यानी अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। लेकिन अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम है तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होता। यानी और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ये मेटल सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। हमने ये देखा कि बास के ऊपर एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर लाइट इमिट होती है और बास के ऊपर जो है वो दूसरी फ्रिक्वेंसी के ऊपर इमिट होती है। वो डिपेंड करता है उस मेटल के नेचर के ऊपर कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बाउंड है, ज़्यादा लूजली बाउंड है या कम लूजली बाउंड है। ठीक है, तो हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। क्या उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट आप उसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेंगे, उससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को जिसके ऊपर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और ये हर मेटल के लिए मुख्तलिफ होती है, किसी के लिए फ्रिक्वेंसी कम होती है और किसी मेटल के लिए ज़्यादा होती है। जिसमें ज़रा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए फ्रिक्वेंसी कम होती है, जिसमें टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इसके लिए ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। दूसरा हमने ये देखा कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो साथ में करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो ये I3 जो इंटेंसिटी है I2 से ज़्यादा है और I1 से ज़्यादा है। तो I3 इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी से ज़्यादा है, फिर I2 की, फिर I3 है। तो देखो लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है। यानी करंट इंक्रीज का मतलब ये है कि जो आपके पास ये अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस निकल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कलेक्टर के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे एक सेकंड में और करंट आपके पास ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं लाइट की तो करंट इंक्रीज होता है और करंट इंक्रीज का मतलब ये है कि कलेक्टर के ऊपर एक सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं और एक सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे यानी ज़्यादा चार्ज पहुंचेगा तो करंट आपके पास ज़्यादा होगा। तो इसका है कि करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियर प्रोपोर्शनल है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि करंट भी डबल हो गया था। ठीक है, अब इंटेंसिटी आपके पास वेव की किस चीज़ की इक्वल होती है कि वेव जो यूनिट एरिया को जो एनर्जी देता है एक सेकंड में वो उस वेव की इंटेंसिटी कहलाती है। और लाइट वेव के केस में ये लाइट के ब्राइटनेस के इक्विवेलेंट है। यानी लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो उस लाइट के पास इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और वो यूनिट एरिया को वो लाइट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देगी एक सेकंड में। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जो EV0 के बराबर है वो लाइट इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम का मतलब ये है कि हमारे पास इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है। इस कहने की काइनेटिक एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी के लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप कम इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं या ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। यानी अगर आप सेम कलर का ज़्यादा ब्राइट लाइट जो है डालते हैं तो आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज नहीं आपके पास जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि करंट इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज होता है। ज़रा ब्राइट की लाइट की डालेंगे तो इसका कि आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं तो उससे फिर करंट ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पर सेकेंड उसके ऊपर पहुंचते हैं, कलेक्टर के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन जो जो इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की चेंज नहीं होती क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम आता है। अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो लाइट इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। यानी लाइट की इंटेंसिटी आप चेंज करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी आपके पास चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं यानी लाइट का कलर चेंज करते हैं तो फिर
आपके पास जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि देखो हम लाइट का कलर यानी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। लेकिन हमने देखो यहाँ पे देखा कि अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, यानी लाइट इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, ये तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह डिपेंड करता है? डायरेक्ट लीनियरली प्रोपोर्शनल है, यानी आप फ्रिक्वेंसी को, लाइट की फ्रिक्वेंसी को आप डबल करेंगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है। यानी इसको यहाँ पे हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये इस वाई एक्सिस के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी ले लें इलेक्ट्रॉन की, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, और इस साइड पे लाइट की फ्रिक्वेंसी ले लें, तो अगर यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्वेंसी है तो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई फोटो इमिशन नहीं होता, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। लेकिन इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है अगर आप लाइट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं। और ये लाइट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने से जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियरली इंक्रीज होती है। यानी लाइट की आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, और ये लीनियर रिलेशन है। अच्छा, चौथा हमने ये देखा इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स में कि हम जब लाइट डालते हैं तो फौरन इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं, और अगर आप बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट भी डालते हैं तो तब भी फौरन इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तकरीबन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड में बाहर निकलते हैं, जो बहुत कम टाइम है, ठीक है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं उसको हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की लोगों ने कोशिश की। तो पहले तो क्लासिकल फिजिक्स से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि वो फेल हो गई थी। फिर बाद में फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट से जो आइंस्टाइन ने दी, उससे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो, उसमें हम लाइट को वेव लेते हैं और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई। कुछ ये 3 प्रॉब्लम्स थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जिसको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन ना कर सकी। तो वो कौन से थे प्रॉब्लम्स? एक इंटेंसिटी प्रॉब्लम था। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स लाइट वेव है, और जब आप इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस वेव से मुसलसल एनर्जी ऑब्जर्व करता जाएगा और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होता। दूसरा हमने ये देखा कि अगर लाइट वेव है और इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो लाइट के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब कि लाइट की एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी लाइट को इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिर ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी देगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। हमने देखा ना एक्सपेरिमेंट में कि लाइट की इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सेम आया था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ है, इनसे हम काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं। तो इसका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इसका कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। तो इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, हालांकि क्लासिकली इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो लाइट इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज नहीं होती है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लाइट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑसिलेटिंग लाइट में तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेगा और इसको ज़्यादा एनर्जी देगा। तो इसका है कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो फ्रिक्वेंसी का प्रॉब्लम था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हर फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है या हर फ्रिक्वेंसी के लाइट से के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे दे कि मेटल सरफेस से बाहर निकाले,
क्योंकि आप कम फ्रिक्वेंसी की लाइट भी डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अगर आप कम फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो वो फिर भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, मुसलसल एनर्जी देगा, और इलेक्ट्रॉन्स के पास जब इतनी एनर्जी जमा हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हर लाइट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते। एक्सपेरिमेंट में हम ये नहीं देखा कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, अगर आप कम फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते, चाहे जितनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी की आप लाइट क्यों ही ना डालें। इसके बाद जो चौथा प्रॉब्लम आ रहा था वो टाइम डिले प्रॉब्लम था। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स लाइट वेव है, और जब आप वेव को और वेव में एनर्जी जो है वो वेव फ्रंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो जब ये लाइट का जो वेव फ्रंट है वो मेटल के साथ टकराएगा तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही कम एरिया पे होता है उसको बहुत कम एनर्जी देगा। तो इसका है कि लाइट का जो वेव फ्रंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी देता है, तो इसलिए उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो फौरन बाहर निकल आए। तो इसका मतलब ये है कि लाइट के बहुत सारे वेव फ्रंट उसके ऊपर पड़ेंगे तो ये हर वेव फ्रंट से थोड़ी सी एनर्जी जो है ऑब्जर्व करता जाएगा। जब इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी तो उसके बाद ये मेटल सरफेस से बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब कि लाइट जब हम मेटल सरफेस के ऊपर डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो निकलना चाहिए। जो हमने एक्सपेरिमेंट्स में, अगर आप इसको सैम्पल प्रॉब्लम में बुक में सॉल्व भी है तो उसमें ये टाइम जो है वो मेजर किया हुआ है, तो ये तकरीबन 17 सेकंड बनता है। यानी जब हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने में 17 सेकंड जो है वो लगने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जो ही हम लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स फौरन निकलते हैं। ये 17 सेकंड में नहीं निकलते, यानी 10⁻⁸ सेकंड में निकल जाता है, जो बहुत ही कम टाइम है, यानी विद इन नो टाइम ये बाहर निकल आता है। अगर हम बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं तो तब भी ये बहुत कम टाइम में निकलता है, यानी फौरन निकलता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब क्लासिकल फिजिक्स तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ना कर सकी। फिर आइंस्टाइन ने 1905 में फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट दी और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। अब ये आइंस्टाइन ने फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट कैसे दी? उसने वही प्लांक कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ किया। यानी प्लांक्स ने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को वो एक्सप्लेन कर रहा था तो उसने क्या थ्योरी दी? ठीक है, तो उसने ये कहा कि ये जो कैविटी वाल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है और उसकी एनर्जी जो है वो NHF है, और जब ये जब एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में जाता है ये एटॉमिक ऑसिलेटर, तो वो HF के बराबर एनर्जी जो है वो इमिट करता है। तो इसमें कि एटॉमिक ऑसिलेटर जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है तो वो क्या करता है, क्वांटम में इमिट करता है, यानी इसकी एनर्जी जो है वो क्वांटम में होती है, पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, और वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है या क्वांटम ऑफ एनर्जी है वो HF के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इमिट होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जीज की सूरत में इमिट होते हैं, यानी क्वांटम ऑफ एनर्जी की सूरत में इमिट होते हैं। अब आपके पास कोई भी तो इस तरह आइंस्टाइन ने कहा कि सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं, कोई भी रेडिएशन हो तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी में इमिट होते हैं, यानी उसमें एनर्जी के क्वांटा इमिट होते हैं। ठीक है, और उस क्वांटा को आइंस्टाइन ने फोटॉन का नाम दिया। ठीक है, यानी कोई सोर्स है तो उससे जो लाइट इमिट होती है वो क्वांटा में इमिट होती है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उससे इमिट होते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी इससे इमिट होते हैं, जिसको उसने फोटॉन्स का नाम दे दिया। और हर फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो HF के बराबर होती है। ठीक है, और ये फोटॉन जो है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है, यानी c के साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव करता है। अब इसका मतलब कि जिस लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसके फोटॉन में ज़्यादा एनर्जी होगी, और जिस लाइट की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसके फोटॉन में कम एनर्जी होगी। और यानी अगर हम लाइट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं इसका मतलब कि हम फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज करते हैं। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन को आप इंक्रीज करते हैं, और एक फोटॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी देता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है इसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व करता है। ये एक रेड लाइट फोटॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इस रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी कम है तो इसके फोटॉन में एनर्जी भी कम होगी, तो इसलिए ये जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो इसको कम एनर्जी देता है और उससे ये बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट का फोटॉन लेते हैं तो
कि फोटान में ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देता है और इसको फ़ौरन बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसके फोटान में एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि E इक्वल टू एच एफ होता है, फोटान में एच एफ के बराबर एनर्जी होती है। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट फोटान डालते हैं तो फ़ौरन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इसको हम फोटो एमिशन बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फोटान मॉडल, जब लाइट जो है वो मेटल के ऊपर पड़ती है तो वेवफ्रंट नहीं टकराते बल्कि फोटान टकराते हैं इस मेटल से। और एक फोटान जब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो अपनी सारी एनर्जी जो है वो उस फोटान को, उस इलेक्ट्रॉन्स को देता है। अब फोटान के पास एच एफ एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को भी एच एफ एनर्जी ट्रांसफर कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तभी बाहर निकल सकता है अगर ये वो बॉन्ड तोड़ दे जिसके साथ ये बॉन्ड होता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी उसने बॉन्ड बनाए होते हैं। अब उसको निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसको आप बाहर निकाल सकें और वो उस बॉन्ड को आप तोड़ सकें। इस एनर्जी को, जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन्स को, उस मिनिमम एनर्जी को जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, वो उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस मेटल में टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर बात है उसके उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। जिस मेटल का में कम टाइटली यानी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी खर्च होगी, यानी उसका वर्क फंक्शन जो है वो कम होगा। और वर्क फंक्शन क्यों, किस इसको कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क करती है और इसको मेटल सरफेस से बाहर निकालती है, इसलिए इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं और इसको हम ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर लाइट के फोटान में एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से कम है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकेगा। ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को हिला देगा, शेक कर लेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा एनर्जी जो है वो एक और फोटान की सूरत में इमिट कर लेगा और ये इस तरह इस मेटल को हीट अप करेगा, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे बाहर नहीं निकालेगा। और ये कब होता है, अगर आपके पास लाइट की फ्रिक्वेंसी वो उस मैटर के थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो फिर उस लाइट के फोटान में जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से कम होगी और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर इमिट नहीं होगी, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लाइट के फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये कब होता है, जब आपके पास लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो तो फिर उस लाइट के फोटान में जो एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर होती है और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इमिट कर लेता है, लेकिन उसके पास कोई एनर्जी बची नहीं होती है, तो इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो फिर उस लाइट के फोटान में जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो कुछ एनर्जी जो है वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज होगी और बाकी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो ऐसी लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मिट कर लेगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स के पास मुख्तलिफ होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी होगी, ये जो फोटान इसको एनर्जी देगा, तो ये एनर्जी जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज़ होगी, तो वो एनर्जी आप इससे माइनस करेंगे तो बाकी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब मैंने कहा कि एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ बॉन्ड होते हैं, कुछ लूजली बॉन्ड होते हैं, कुछ बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं और कुछ थोड़े टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो जो बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं उसको निकालने में कम एनर्जी खर्च होगी, तो फिर जब कम एनर्जी खर्च होगी तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी बची होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जो थोड़ा ज़्यादा जो टाइटली बॉन्ड होगा उसको मेटल सरफेस से निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है वो कम एनर्जी बची होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो फोटान की एनर्जी और माइनस वो एनर्जी जो इसको मेटल सरफेस से बाहर निकालती है, इसके बराबर होगी। अच्छा, एक मेटल सरफेस में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम एनर्जी खर्च होती है, सबसे कम एनर्जी लॉस होती है और उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ज़ाहिर बात है इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी खर्च होगी तो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास एच एफ माइनस वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में खर्च होती है और ये सबसे कम एनर्जी होती है। तो इसलिए इनके पास जो है इस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जो बाकी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास एनर्जी जो है वो इस मैक्सिमम से कम होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाता है कि एक
एक मेटल के ऊपर फोटान हम डालते हैं तो ये फोटान के पास HF एनर्जी होती है। ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालती है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और बाकी एनर्जी जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। HF एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटान है, 5 वर्क फंक्शन है ऑफ मेटल का। काइनेटिक एनर्जी जो है ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये फोटान की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ एम मैक्सिमम HF-5। तो इधर से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड कर सकते हैं, और इससे आप इस मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर सकते हैं ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आपके पास ऐसा कोई लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो फिर ये उस फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि ये इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे और इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जब आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर फ्रिक्वेंसी होती है तो फिर HF5 के बराबर होता है और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो आपके पास इक्वेशन बन जाता है HF0 × 5। तो यहाँ से आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 5/H, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इस फार्मूले से अगर आपको मेटल का वर्क फंक्शन और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो इस फार्मूले से आप लाइट की उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको मेटल का वर्क फंक्शन और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का पता हो। अब यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है C/λ के बराबर होता है, तो यहाँ से हम ये लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं जो HC/5 के बराबर है। तो यहाँ से आप कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वो वेवलेंथ जिसके ऊपर आप एक वो लाइट उस वेवलेंथ की लाइट आप लाइट डालेंगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या इससे आप कम वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। अब इस फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट ने जो आइंस्टाइन ने दी उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। जो प्रॉब्लम्स क्लासिकल फिजिक्स में आ रहे थे उन सबको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंसिटी प्रॉब्लम आ रहा था क्लासिकल फिजिक्स में, तो फोटॉन थ्योरी ने इसको कैसे रिमूव किया। अकॉर्डिंग टू फोटॉन थ्योरी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो नंबर लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसको मतलब कि उस लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे और हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इसका कि नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा करंट बनेगा। तो इसका कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर करंट आपके पास ज़्यादा होगा, और एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी हम डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम था, तो वो भी फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट से सॉल्व हो गया। कैसे कि अगर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF-5 के बराबर है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लाइट की फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के दरमियान लीनियर डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यानी आप ज़्यादा लाइट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और इसमें भी लाइट में भी एक्सपेरिमेंट भी हम देखते हैं कि लाइट की फ्रिक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, तो आपके पास इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनता है इस इक्वेशन से। और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनता है। ये अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन पता हो और फ्रिक्वेंसी लाइट की पता हो तो हम इस फार्मूले से यानी इस ग्राफ से हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और अक्सर हम इस तरह फाइंड करते हैं। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास इससे आती है 6.23 × 10⁻³ जूल सेकेंड। अच्छा, अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट यूज़ करते हैं तो उसके फोटॉन में ज़्यादा एनर्जी होगी, तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स को इसको ज़्यादा एनर्जी देगा तो ज़ाहिर बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि आप लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये आप फोटॉन थ्योरी की जो ये इक्वेशन है उससे आप इसको समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब टाइम डिले प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि अगर हम फोटॉन जो है वो कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उससे एनर्जी मिल जाती है और वो उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, विद इन नो टाइम बाहर आ जाता है। तो इसलिए फोटॉन ऑब्जर्व करने में तो बहुत कम टाइम लगता है, तो वो फोटॉन ऑब्जर्व कर लेता है और फौरन वो बाहर निकल आता है। तो इसलिए निकलने में इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई टाइम नहीं लगता, यानी जिसको हम मायर नहीं कर सकते। बहुत कम टाइम लगता है, तकरीबन 10⁻⁸ सेकेंड आता है जिसको हम मायर भी नहीं कर सकते, यानी बहुत मुश्किल से मायर करते हैं। अच्छा, अब ये सारे प्रॉब्लम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन किए। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पोटाशियम मेटल है जिसका वर्क फंक्शन जो है वो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर हम लाइट रेड लाइट डालते हैं जिसकी ये वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर और इसके फोटान में ये एनर्जी है, तो चूंकि ये एनर्जी फोटान की इसके वर्क फंक्शन से कम है तो ये फोटान इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन अगर ये ग्रीन लाइट है जिसके फोटान में ये एनर्जी है, तो जिसके फोटान में ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी इस मेटल के इस पोटेंशियल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा और बाकी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है। अगर आप ब्लू लाइट डालते हैं तो इसके फोटान में और भी ज़्यादा एनर्जी है, तो ये इस 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जो इसके वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेगा। और इसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो यहाँ पे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इस सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लेक्चर हमने दिया है इसकी समरी बयान करते हैं। तो समरी ये है कि हमने ये देखा है फोटॉन थ्योरी से कि सारे लाइट या सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो जब सोर्स से इमिट होते हैं, यानी लाइट जब सोर्स से इमिट होती है तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी में इमिट होती है, यानी क्वांटा ऑफ एनर्जी में इमिट होती है। और वो क्वांटा ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन कहते हैं और उसके पास एनर्जी वो क्वांटा ऑफ एनर्जी या वो पैकेट ऑफ एनर्जी HF के बराबर होता है। तो और ये फोटॉन जिसको हम पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इसको ये एक वन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में। और जब ये एटम जो है वो जब फोटॉन इमिट करता है तो इसकी एनर्जी में चेंज जो है वो फोटॉन की एनर्जी के बराबर आता है जो HF के बराबर होता है। अब एक फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो इस लाइट की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसके फोटॉन में एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक फोटॉन में जो एनर्जी होती है वो इज इक्वल टू HF के बराबर है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उस लाइट के फोटॉन में एनर्जी भी ज़्यादा होगी। रेड लाइट के फोटॉन में कम एनर्जी होती है और ब्लू या अल्ट्रा वायलेट लाइट के फोटॉन में ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये आज का लेक्चर था।